हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के टॉपिक पे, और ये टॉपिक मेरे हिसाब से क्या बट ऑब्वियसली ये टॉपिक हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक प्रैक्टिशनर के लिए, सेल्स टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स के लिए और सेल टैक्स भरने वालों के लिए, यानी हर एक वो बंदा, चाहे वो स्टूडेंट हो, नॉन स्टूडेंट हो, जो कहीं ना कहीं जीएसटी से जुड़ा है और उसका काम करता है, इज रेलिवेंट फॉर देम। ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जिनको शॉर्ट में हम जीएसटीआर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? जीएसटीआर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात कि लोगों को ये समझने में दिक्कत है कि कितने रिटर्न्स होंगे, आखिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कितने रिटर्न्स आएंगे। तो मैं सबसे पहले वो क्लियर कर दूं कि आप इतने रिटर्न से दो चार होने वाले हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये रिटर्न्स हैं जो फाइल की जानी है। इनमें से कुछ आपके ऊपर अप्लाई होंगी और कुछ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, तो थोड़ी सी आपने राहत की सांस ली। द फर्स्ट वन, जीएसटीआर 1, ये किन के लिए है? आज तक आप लोग माल बेचते थे और उस सेल की डिटेल्स आप रिटर्न्स में सबमिट करते थे, अनेक्सर्स बना करके, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर आपका असेसमेंट होता था। मीन्स यू वेर फर्निशिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ योर सेल्स टू द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। इन द सेम वे दिस इज योर जीएसटीआर 1। ये मैं फिर से बोलूं, जो सप्लायर होते हैं वो अपनी डिटेल्स जो भरेंगे वो जीएसटीआर 1 में भरेंगे। क्या भरेंगे? जीएसटीआर 1 में भरेंगे, जिसके बारे में आज आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही कंप्लीट डिटेल में थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। व्हाट इज जीएसटीआर 1 एंड हाउ टू फुलफिल द जीएसटीआर 1। आपको इस जीएसटीआर 1 को कंप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से कॉलम्स भरने पड़ेंगे और क्या डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेंगी इस जीएसटीआर में। अगर हम बात करें तो आउटवर्ड सप्लायर्स के लिए आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हमें देनी पड़ेंगी जीएसटीआर 1 में। देखिए ना, आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय द टैक्स पेयर। आप टैक्स पेयर हो, आप सेल करते हो, आपको जीएसटीआर 1 भरना है और आपके लिए जीएसटीआर 1 है। सर इसकी डेट क्या रहेगी? डेट है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी हर महीने की 10 तारीख को आपको जीएसटीआर दाखिल करनी पड़ेगी, जीएसटीआर 1। और ये पोर्टल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन यू कैन फिल इट। सबसे अच्छी चीज़ जीएसटी की है कि यू कैन कंप्लाई मैक्स ऑफ योर थिंग्स ऑनलाइन। इज इट क्लियर? कॉमन पोर्टल बना हुआ है, आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल्स, ये आपको 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर लेना है, भर लेना है। इसके बाद बात आएगी जीएसटीआर 2 की। जो जीएसटीआर 2 है ना, वो इनवर्ड सप्लायर्स के लिए है। किसके लिए है? इनवर्ड सप्लायर्स के लिए है, यानी कि आप सेलर हैं और मैं बायर हूं,
आपने अपने सेल की सारी डिटेल GSTR1 में भर दी। अब मैं बायर हूं, कौन सा बायर हूं बाद में बात करेंगे। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द GSTR2 एट दैट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर इनवर्ड सप्लायर। आप सेलर, मैं बायर, इनवर्ड सप्लायर। इज इट क्लियर? तो इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भरी जाएंगी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब आप GSTR1 भर लेंगे, आप सेलर हैं, आप बायर भी तो हो सकते हैं, आप सेलर हैं, आप बाय करेंगे तभी तो सेल करेंगे। सेल के लिए ये डिटेल्स, बाय के लिए ये डिटेल्स। इज इट क्लियर? तो अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक 2 GSTR देखी। पहली GSTR देखी आउटवर्ड सप्लाईज के लिए जो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, और दूसरी GSTR देखी जिसको हम कहेंगे GSTR2 जो इनवर्ड सप्लाईज के लिए है और 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ के लिए है। तो सर अब आप हमें ये बता दीजिए कि GSTR3 किसके लिए है? अच्छा जी, GSTR3 मंथली रिटर्न्स के बारे में है। किसके बारे में है? ओके, जो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको फुलफिल करनी है। सर इतने रिटर्न्स क्या एक आदमी भरेगा? नॉर्मली 1, 2, 3 एंड 8। नॉर्मल केसेस की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 8 ये तो आपको फुलफिल करना ही करना है। 8 क्या है सर? एनुअल रिटर्न्स। ये क्या है? एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न साल में एक बार भरी जाती है। एनुअल रिटर्न साल में एक बार भरी जाती है। एनुअल रिटर्न साल भर में एक बार भरी जाती है, और जबकि सालाना है तो बट ऑब्वियस है हम नेक्स्ट ईयर में फुलफिल करेंगे। ठीक है ना? जब हम एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं तो साल भर में एक बार भरेंगे, और जब साल भर में एक बार भरेंगे, इसको फुलफिल करेंगे, देन एनुअल रिटर्न 31st ऑफ दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी आपने अप्रैल से लेकर मार्च तो मार्च तक की डिटेल आपको दिसंबर तक आपकी एनुअल रिटर्न सबमिट हो जानी चाहिए। अप्रैल से लेकर मार्च और मार्च के बाद दिसंबर तक के अंदर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट हो जानी चाहिए। यानी 1, 2, 3, 8 यू आर अ सप्लायर, आप सेल करते हो, बट ऑब्वियस है यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ GST। नहीं पे करना है, रजिस्टर्ड है, क्या है वो बात की बात है, बट आपको रिटर्न सबमिट करनी है। नील रिटर्न ही सही, आपको रिटर्न सबमिट करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले GSTR1 दाखिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्लाई आपको अगले महीने की 10 तारीख तक GSTR1 दाखिल करना पड़ेगा, जिसके लिए आज हम पूरी की पूरी डिटेल्स देखने जा रहे हैं। हाउ टू फिल GSTR1 इन द सेम वे GSTR2। आपने माल भी तो खरीदा होगा, और इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बाय द गुड्स एट द टाइम ऑफ द परचेज यू हैव पेड द टैक्स। अब आप कहेंगे सर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। आपको क्या चाहिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे कैसे दे दें इनपुट टैक्स क्रेडिट? आपने सेल किया है, आपने डिटेल दे दी, आपने बाय किया है, उसकी भी तो डिटेल दो, सो दैट वी कैन डिटरमाइन योर इनपुट टैक्स क्रेडिट करेक्टली। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डन ऑनलाइन। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू ऑनलाइन। ऑफलाइन का तो कोई पर्पज ही नहीं है। जितनी चीजें ऑफलाइन आएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। ऑफलाइन आप क्या कर सकते हो? आप जैसे ही रिटर्न सबमिट करते हो ना ऑनलाइन, जहां जहां आपने माल बेचा है, जिन जिन को माल बेचा है, उनके अकाउंट में सारी डिटेल्स अपने आप सबमिट हो जाएंगी। सोचो आपने यहां क्लिक किया सबमिट बटन कि हमने फलाना आदमी को माल बेचा और उससे 15,000 GST के नाम पर कलेक्ट किया। ऐसा आपने जैसे ही सबमिट बटन दबाया 10 तारीख को, इन द सेम टाइम द अदर वन पर्सन जो जिसने आपसे माल खरीदा होगा, उसके अकाउंट में, उसके ऑनलाइन अकाउंट में ये डिटेल साफ साफ दिखेगी कि
आपने उसको माल बेचा है और आपने अपने GSTR1 में उसके नाम का डिटेल दिया है। अरे साहब कितना अच्छा हो गया, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा दिक्कत भी होने वाली है, अच्छा जो टैक्स चोरी करते थे अब दिक्कत होगी, वो बात की बात है। फिलहाल आउटवर्ड सप्लाई आप करते हैं, आप सामान बेचते हैं, आपने डिटेल दी गवर्नमेंट के पास, आपको लगता है मैंने केवल गवर्नमेंट को डिटेल दी ना, दिमाग से निकाल दें। आपने गवर्नमेंट को डिटेल नहीं दी, गवर्नमेंट के साथ साथ आपने हर उस आदमी को भी डिटेल दे दी जिसके साथ आपने बिजनेस किया है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, उनके पास डिटेल चली जाएगी। अभी हम डिटेल बताएंगे तो पता चलेगा कि डिटेल्स कैसे उनके पास सबमिट होती है। अपने आप उनके पोर्टल पर वो आपकी डिटेल्स दिखाई जाने लगेगी कि मिस्टर एक्स ने आपको माल बेचा है, आपसे उन्होंने इतना टैक्स लिया है, ये डिटेल अपने आप। यानी अगर मैंने 10 पार्टियों से सामान खरीदा है, 10 लोगों से सामान खरीदा है, तो मेरे पोर्टल पर दिखेगा कि मैंने 10 लोगों से सामान खरीदा है, मेरे पोर्टल पर दिखेगा कि मैंने 10 लोगों से सामान खरीदा है। बात समझ में आई जी। और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन ना लें, आएगी चीज़ें। तो आउटवर्ड सप्लाईज, आपने माल हमको बेचा, आपने ये GSTR1 भरा, आपने कहीं से माल खरीदा होगा, आप ये डिटेल भर दीजिए। क्लियर? कब तक भरना है? पहला रिटर्न GSTR1 10 तारीख तक अगले महीने, GSTR2 15th of next month and GSTR3 मंथली रिटर्न 20th of next month। ओके, मंथली रिटर्न है। 10 तारीख को आपने भर दिया बेचने का, 15 तारीख तक आपने भर दिया खरीदने का, 20 तारीख तक आपको भरना पड़ेगा मंथली रिटर्न। ओके, और साल भर की डिटेल एक रिटर्न में जाएंगी। आपकी असेसमेंट, आपकी टैक्स लायबिलिटी का कितना हिसाब का पेमेंट हुआ, कितना बचा हुआ है, कितना इंटरेस्ट, कितना पेनाल्टी, सारी डिटेल्स एनुअल रिटर्न के साथ। दिस इज द लास्ट वन रिटर्न GSTR8। ये रिटर्न तो हो गई कॉमनली सब लोगों के लिए, लेकिन हाँ GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3 ये 2 लोगों के लिए नहीं है। GSTR1, 2, 3 2 लोगों के लिए नहीं है। एक तो कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के लिए, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, नॉट टू अप्लाई ऑन कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ISD के लिए ये हमारा नहीं है। यानी GSTR1, 2, 3 किसके लिए नहीं है? कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स के लिए और ISD के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो सर कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के लिए कौन सी रिटर्न है? कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी रिटर्न्स हैं? तो कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के लिए आपकी जो रिटर्न है दैट इज GSTR4, दैट इज GSTR4। ये आपको 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फुलफिल, ओके नेक्स्ट क्वार्टर तक, 18th ऑफ क्वार्टर। जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म होता है, क्वार्टर में साफ साफ लिख दूं, आफ्टर द एंड ऑफ योर रेलिवेंट क्वार्टर इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ 18th यू हैव टू सबमिट योर रिटर्न GSTR4। यानी GSTR1 नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है। आपने हमको माल बेचा, आप GSTR1 भरेंगे, उसमें आपने जो हमको माल बेचा है उसकी डिटेल देंगे। आपने जहाँ जहाँ से माल परचेस किया है उसकी डिटेल्स आपको GSTR2 में देनी पड़ेगी। और GSTR3 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको भरना है, वो भी मंथली रिटर्न्स। अब GSTR4 चूंकि GSTR1, 2 एंड 3 अप्लाई नहीं करता था 2 लोगों पर, एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर और दूसरा कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स पर। तो कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के लिए है GSTR4। GSTR4 कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं, जो कहते हैं हमें GST से क्या लेना देना, वी डोंट वांट टू फॉलो द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ऑल दिस, वो बात की बात है। तो GSTR4 कंपाउंडिंग टैक्स पेयर, दे विल हैव टू
file their GSTR 4 quarterly. After the end of the quarter, in the 4th month, 3 महीना जैसे ही क्वार्टर का खत्म होगा, 4th मंथ की 18th को दे हैव टू सबमिट देयर GSTR 4. GSTR 5, ये फॉरेन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है. जो फॉरेन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं या नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर हैं, उनके लिए है. अच्छा, सही कर लेते हैं. नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर. अच्छा, तो जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर हैं, दे हैव टू फाइल GSTR 5. नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर GSTR 5 सबमिट करेंगे. GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3 ये नॉर्मली सबको भरना है. नॉर्मली कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स को छोड़कर एंड ISD को छोड़कर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोड़कर. जो GSTR 1 है उसमें आप आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देंगे 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. जो GSTR 2 है आप इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल देंगे 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. और जो GSTR 3 है वो मंथली रिटर्न है आपकी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. और जो GSTR 8 था दैट वाज एनुअल रिटर्न 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ओके, लेकिन अगर हम बात करें GSTR 4 की, तो GSTR 4 कंपाउंडिंग टैक्स पेयर्स के लिए अप्लाई होता है और 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर. नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स के लिए हमारा है GSTR 5. तो सर ये बताइए GSTR 6 किसके लिए है, GSTR 7 किसके लिए है? बहुत ही सिंपल है. GSTR 6 जो मैंने बताया ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है. किसके लिए है? और जो 7 है वो TDS के लिए है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए है. जो GSTR 7 है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए है. डेट 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ये हमारी रिटर्न्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किसके लिए है. 10, 15, 20, 18, 15, 10. बात खत्म. 10, 15, 20, 18, 20, 15, 10. 10 तारीख इनवर्ड आउटवर्ड सप्लायर, 15 तारीख इनवर्ड सप्लायर्स, 20 तारीख मंथली रिटर्न्स, 4 है आपके लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली, 18th. जैसे ही 18th ख़त्म होगा आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. 20, 15, 10, 20 तारीख आ जाएगी नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स के लिए. नॉन रेजिडेंट के बाद जो डिटेल है वो आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है. उसके बाद जो बचा वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए. और लास्टली दैट इज़ योर एनुअल रिटर्न जो 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको सबमिट करनी है. ये आपकी रिटर्न्स हैं. आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ योर GSTR 1. कैसे भरना है मैंने आपको इसी पेज पर, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसमें GSTR 1 का मैंने अपनी वेबसाइट में भी अपलोड कर रखा है. इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर GSTR 1 देन यू कैन गेट द प्रिंट आउट ऑफ दैट GSTR 1. अगर आप साथ साथ देखेंगे तो इट विल बी ईजियर टू मेक यू अंडरस्टैंड इट.
मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपको इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं इफ़ यू हैव दिस प्रिंट आउट। इज इट क्लियर? GSTR 1 हेडिंग में है आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय द टैक्स पेयर। ठीक, आपने जितने लोगों को आज तक सामान बेचा है उन सबकी डिटेल्स यहाँ आएंगी, और अब जो चीज़ें डिटेल में आपको भरने वाली हैं ना, जो आपके द्वारा फिलअप की जानी हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फिलअप दिस फॉर्म। इसमें सारे पॉइंट वाइज डिटेल हैं 1 to 13 तक, 1 to 13 कॉलम है, यानी 13 पॉइंट्स हैं, और अब हम इन सारे के सारे 13 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सो सिंपल सर। अच्छा, लिखा भी हुआ है यहाँ, टू बी फर्निश्ड बाय द 10th of the month एंड नॉट टू बी फर्निश्ड बाय कंपाउंडिंग टैक्स पेयर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने ये चीज़ आपको यहीं पर समझा दी थी, देखिएगा मैंने ये चीज़ आपको समझा दी थी, कंपाउंडिंग टैक्स पेयर और IST के लिए ये जो फॉर्म GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3 नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमने 6 बताया था जी, और कंपाउंडिंग के लिए मैंने 4th बताया था जी, पक्की बात है ना। और जब कंपाउंडिंग बात आती है तो क्वार्टरली लगता है, क्वार्टरली आएगा तो 18 तारीख को आएगा। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नॉर्मल जिस तरह से 15th of नेक्स्ट मंथ था, इनपुट सर्विस इन व्हाट सप्लाई, इनपुट सर्विस इन व्हाट सप्लाई। अगर हम अंदर अदर सामान खरीदते हैं तो 15 तारीख, अगर हम सर्विस खरीदते हैं तो 15 तारीख। बात समझिए, सामान खरीदा तो 15 तारीख तक की डेट है, और अगर सर्विस खरीदी तो भी 15 तारीख तक की डेट है। तो यहाँ पर हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इन व्हाट सप्लाईज के लिए दोनों फॉर्म की डेट 15 तारीख है, इन व्हाट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड इन व्हाट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 15th of नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो इन व्हाट सप्लाईज बाद में देखेंगे, ये सारे फॉर्म्स हम बाद में देखेंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज की। मैंने बताया ऊपर लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय द टैक्स पेयर, और यहाँ लिखा है टू बी फर्निश्ड बाय द नेक्स्ट मंथ ऑफ 10th एंड नॉट टू बी फर्निश्ड बाय कंपाउंडिंग टैक्स पेयर एज वेल IST। पॉइंट नंबर 1 है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, बताया था मैंने पहले भी, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको GSTN नंबर मिला होगा, GSTN नंबर, वैसे तो GSTIN नंबर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिला होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा जी, अपना जो आपने GSTN नंबर लिया है उसको। दूसरा, GSTN नंबर भरने के बाद आपको अपना नाम भरना है, हाँ या ना, आपको अपना नाम भरना है। और ध्यान देंगे, जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा भी है और कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही अपना नाम लॉगिन किया, जैसे आप मेल अपना खोलते हैं, मेल ID ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा आता है ना आपका नाम। जैसे मैं अपनी मेल ID ओपन करता हूँ तो dilipbadlani1@gmail.com, dilipbadlani1@gmail.com या dilipbadlani mail@gmail.com। कहने का मतलब ये कि उसमें अपने आप नाम आता है, मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, बात खत्म, लॉगिन करने से ही मेरा ऊपर नाम आने लगता है। उसी तरह जैसे ही आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे, आपका ये ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक ये जो कॉलम है वो फिलअप रहेंगे। इट इज़ ऑफ नो यूज टू फिल देम मैनुअली, यानी कॉलम नंबर 1 GSTN नंबर आपका भरा हुआ मिलेगा, और कॉलम नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है आपका नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर जो आपका टर्नओवर था ना उसको आप भर दें, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था ना उसको भर दें, और ये केवल पहली बार भरना है। कॉमन सेंस की बात है, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन आप पहली बार बैठ रहे हो, और जब आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो पिछले साल की डिटेल इसको तो मालूम नहीं है, मैनुअली आप भर दो, इसको फीड कर दो, फीड कर देंगे, देखेंगे पिछले साल हमने कितनी सेल की उसको फीड कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपने इस कंप्यूटर पर बैठोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर जब आप या नेक्स्ट मंथ आप जब लोगे तो आपकी डिटेल्स अपने आप सबमिट रहेंगी, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं। यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 ऑटोमेटिक ये फिलअप रहेंगे कॉलम, केवल फर्स्ट टाइम आपको कॉलम नंबर 3 को फिलअप करना है। इज इट क्लियर? पिछले साल की आपको फर्स्ट टाइम डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी सेल्स की। तो पॉइंट नंबर 3 आपका कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें, चलो
जीएसटी नंबर हो गया, टैक्स पेयर का नाम हो गया, वो ऑटोमेटिक लिखा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 में आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल है। पॉइंट नंबर 4 किस महीने और किस साल का आप ये रिटर्न फिलअप कर रहे हो, क्योंकि हर महीने करना है ना। जनवरी मंथ का कर रहे हो तो मंथ में जनवरी 2016, जनवरी 2017, फरवरी 2017, मार्च 2017, अप्रैल 2017, जो भी हो, जिस मंथ का आप ये फिलअप करने जा रहे हो, ये सप्लाईज जिस महीने की आप खरीदे थे, आउटवर्ड सप्लाईज जो आपने दिया है, बेचा है, उनकी जिस महीने की डिटेल आप सबमिट कर रहे हो उस महीने का नाम आपको देना है। इज इट क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 1 था ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड था, पॉइंट नंबर 2 था ऑटोमेटिक ले लिया था, पॉइंट नंबर 3 था पहली बार मैनुअली फिलअप करना है, इन द नेक्स्ट टाइम यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली। पॉइंट नंबर 4 किस मंथ का है, किस ईयर का है, वो आपको भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 जो मुझे अब आपसे डिस्कस करना है, दैट इज योर पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 13। बहुत इत्मीनान से अगर आपने पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 समझ लिया तो हमें नहीं लगता 8, 9, 10, 11, 12, 13 में आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 अगर आपने ये टेबल समझ ली, ये कॉलम भरना समझ लिया, समझ लीजिए आपने GSTR 1 फिलअप करना सीख लिया। मैं सबसे पहले बात बताऊंगा पॉइंट नंबर 5 की, और अगर पॉइंट नंबर 5 आपके हाथ में है, फॉर्म आपके हाथ में है, तो उसके आगे लिख लीजिए बिजनेस टू बिजनेस। क्या? बिजनेस टू बिजनेस, B2B लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5 के आगे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए B2B। क्या है ये B2B? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सामान बेचा है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो है पॉइंट नंबर 5। अगर आपने किसी बिजनेसमैन को सामान बेचा है, आप उसका पॉइंट नंबर 5 में डिटेल्स लिखेंगे। B2B की बात हो रही है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल कस्टमर को सामान बेचा है इंडिविजुअली, तो ये कॉलम पॉइंट नंबर 5 है, तो ये पॉइंट नंबर 6 एंड 7 रहेगा बिजनेस टू कस्टमर के लिए। बिजनेस टू कस्टमर के लिए पॉइंट नंबर 6 एज वेल पॉइंट नंबर 7। यानी मैंने जितनी भी सेल की हैं उनको 2 पार्ट में तोड़ दो। बिजनेसमैन को कितनी सेल की है, रजिस्टर्ड पर्सन को किसको सेल की हो, यानी जिसका GST नंबर है, जिसका GSTN नंबर है, उन कितने लोगों को सेल किए हो वो लिखो यहाँ पे। यानी आपने जितने लोगों को सेल किया है जिनका GSTN नंबर है उनको अलग कर लो, और जिसका GSTN नंबर नहीं है वो है पॉइंट नंबर 6 एंड 7। कब आएगा वो मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई की है, किसको? टू बिजनेसमैन, टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, उनकी डिटेल आपको इसमें भरनी है। और जब आप देखेंगे इसी टेबल पे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला कॉलम नंबर 1, उसमें लिखा है GSTN और उसी के ऑब्लिक करके लिखा है UIN। UIN का मतलब सबसे लास्ट वाले पेज में दिया है, अच्छा नहीं दिया, UID, जी UID या UIN, यूनाइटेड नेशंस या यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर एम्बेसीज। अगर आपने गुड्स बेचा है एम्बेसीज को या यूनाइटेड नेशंस को, अगर आपने UNO के ऑफिसेस को या एम्बेसीज को, राजदूतावास जो होते हैं उनको अगर आपने माल सप्लाई किया है तो उनका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर एम्बेसीज और UN ऑफिसेस। तो उसके लिए है आपका ये कॉलम नंबर 1। अगर आपने बिजनेसेस को माल बेचा है, रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है, तो उनका GST नंबर लिखेंगे। और अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन्स को माल बेचा है लेकिन वो UN है, UNO हैं या फिर आपके एम्बेसीज हैं, तो उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे। और ये है UIN या UID, उनका नंबर यहाँ लिखेंगे। अब सोचो, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपने जिसको माल बेचा, आपने मुझे माल बेचा, मैं बिजनेसमैन हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, आपने मुझे माल बेचा, आपने जैसे ही माल मुझे बेचा, अगले महीने आप 10 तारीख को इस पर रिपोर्टिंग करेंगे कि आपने दिलीप बदलानी को माल बेचा।
और जब आप माल बेचे हैं हमको, आपने सप्लाईज की हैं, तो मेरा, और मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा जीएसटी नंबर लिखेंगे, जीएसटी आईएन नंबर लिखेंगे, रजिस्टर्ड नंबर लिखेंगे। और अगर आपने यूनाइटेड नेशंस को माल बेचा है या आपने फॉरेन एम्बेसीज को माल बेचा है, तो उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन आप इसमें कोट करेंगे। इज इट क्लियर जी? जब आपने माल बेचा है हमको, मेरा रजिस्टर्ड नंबर लिख लिए, उसके बाद उस इनवॉइस की डिटेल भी तो इसमें लिखिए जिस इनवॉइस के थ्रू आपने हमको सप्लाईज की है। अब जब इनवॉइस की बात आती है तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, उस नंबर का डेट, उसका वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट। अभी जीएसटी के अमाउंट पर बाद में बात करेंगे, पहले ये 4 कॉलम हमेशा आएंगे जब भी हम इनवॉइस की बात करेंगे। जब भी हम आगे से किसी भी जीएसटीआर में बात करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम जीएसटीआर 1 की बात करें तो जब जब मैं इनवॉइस नंबर की बात बोलूँ, इनवॉइस की बात बोलूँ, 4 कॉलम अपने आप जुड़ जाएंगे। जब भी मैं इनवॉइस बोलूँ तुरंत 4 कॉलम अपने आप इनवॉइस के साथ अटैच हो जाएंगे। कॉलम नंबर 1 तो जीएसटीएन था, अब कॉलम नंबर 2 इनवॉइस है, लेकिन ब्रॉड इनवॉइस कॉलम है, उसमें 4 कॉलम अपने आप बन जाएंगे। नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, कितने रुपए का सामान आपने बेचा, कितने रुपए का सामान आपने बेचा, और वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। हाँ, बीच में एक वर्ड दिख रहा होगा एचएसएन और एसएसी, एचएसएन और एसएसी, ये आप लोग के लिए हो सकता है नया हो या कई लोग इससे वेल अवेयर होंगे। व्हाट इज एचएसएन और व्हाट इज एसएसी? एचएसएन का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सर ये क्या होता है, इसको थोड़ा आप डिफाइन करिए। और ये एसएससी क्या होता है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये एसएससी क्या होता है? ये एसएससी क्या होता है? सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। एचएसएन क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर मैं बात करूं एचएसएन की, अगर ये हिंदुस्तान में पेपर माना जाता है तो बाकी कंट्रीज में भी ये पेपर माना जाता होगा। बट ऑब्वियस, अगर हिंदुस्तान में ये पेपर माना जाता है तो बाकी कंट्रीज में भी इसको हम पेपर का नाम देते हैं। अगर हम इसको हिंदुस्तान में पेपर का नाम देते हैं तो इसकी अगर मैं अलग कोडिंग करूं, अमेरिका अलग कोडिंग करे, ब्रिटेन अलग कोडिंग करे, पाकिस्तान अलग कोडिंग करे, या दूसरे देश अलग कोडिंग करे, भूटान वगैरह अलग कोडिंग करें, तो कितना अजीब हो जाएगा। आज जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं ना, दूसरे देश से सामान खरीदना, यहाँ से सामान दूसरे देश में बेचना, एक्सपोर्ट करना, वहाँ हर जगह एचएसएन सिस्टम लगता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी इस सामान की जो कोडिंग हिंदुस्तान में है, उस सामान की वही कोडिंग दूसरे देश में भी है। यानी दूसरे देश में भी इस सामान को वही कोड दिया जाता है जो हिंदुस्तान में दिया जाता है, और उस कोडिंग की अरेंजमेंट को हम लोग एचएसएन का नाम देते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का नाम देते हैं। अगर हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये टोटल 8 to 10 डिजिट का होता है। शुरू की 6 डिजिट सारा का सारा नंबर वाइज होता है, 2 2 2 6 डिजिट, 8 और 10 डिजिट। ये जो 6 डिजिट्स होते हैं ये कोई देश बदल नहीं सकता, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, इस पेपर के लिए जो कोडिंग होगी इस 6 डिजिट में, दैट विल बी इक्वल टू ऑल द कंट्रीज। अच्छा, जो बाकी की 2 और 4 डिजिट बचती हैं, 2 या 4, किसी देश में 2 किसी देश में 4, ये जो बाकी की 2 और 4 डिजिट हैं, ये वो देश अपने हिसाब से इसकी कोडिंग लगाता है। यानी शुरू के 6 डिजिट तो कॉमन फॉर ऑल द कंट्रीज, so that it can be identified easily that we are just talking about this one product. Here? हाँ सर, फिलहाल मैंने ये आपको पहले भी बताया है एचएसएन के लिए, चूंकि आज रिटर्न्स की बात आई है तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें हम लोग हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग इसमें बांटते हैं। ये चैप्टर है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। शुरू के 2 डिजिट चैप्टर, बाद के 2 डिजिट हेडिंग, बाद के 2 डिजिट सब हेडिंग की बात करते हैं, और बाकी के 2 से 4 डिजिट हर देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कोडिंग अलॉट करता है। तो जब हम एचएसएन की बात करेंगे तो ये 6 डिजिट को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। यानी अब आपका पूरा का पूरा जीएसटी इस एचएसएन सिस्टम पर आ रहा है। जानते हैं क्यों? ताकि टैक्स रेट में गड़बड़ ना हो सके। मेरी बात ढंग से समझना।
क्योंकि टैक्स रेट अब HSN बेसिस पर है, और जब HSN बेसिस पर टैक्स रेट है या SSC सिस्टम पर है, तो अब आप टैक्स रेट में हेर फेर नहीं कर सकते। आप कितने अमाउंट की टैक्स क्रेडिट लेने जा रहे हो, कितने रुपए पर आपने माल बेचा, किस HSN का सामान बेचा, किस कोड का सामान बेचा, सामने आ जाएगा। जिस कोड का सामान बेचा वो सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जाइए, आप अपना HSN कोड देखिए अपनी वेबसाइट पर, मिल जाएगा आसानी के साथ। क्लियर है? उसके बारे में भी हम लेक्चर ले लेंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी मैं अपने काम के बात पर आता हूँ। तो कहने का मतलब आपको GST नंबर देना पड़ेगा या UIN नंबर देना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस या फॉरेन एम्बेसीज के लिए। उसके बाद आप इन्वॉइस की डिटेल लिखेंगे, और इन्वॉइस की जब डिटेल लिखेंगे तो 4 कॉलम मैंने बताया अपने आप, 4 नहीं 5 कॉलम कह सकते हैं, अपने आप आ जाएंगे। पहला आ जाएगा नंबर, इन्वॉइस नंबर, दूसरा इन्वॉइस की डेट क्या है, इन्वॉइस की वैल्यू क्या है, HSN कोड क्या है, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। जब टैक्सेबल वैल्यू आपने लिख दी, उसके बाद के कॉलम आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा अब हम GST की बात करने जा रहे हैं। या तो सामान आपने उसी स्टेट में बेचा होगा, या तो आपने सामान किसी दूसरे स्टेट में बेचा होगा, हाँ या ना? या तो सामान आपने अपने ही स्टेट में बेचा होगा, या तो सामान आपने दूसरे स्टेट में बेचा होगा। अगर आपने सामान अपने ही स्टेट में बेचा है, सेम स्टेट में बेचा है, मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेमैन की लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हर कोई इस चीज को समझ सके। सेम स्टेट, जिसको हम टेक्निकली इंट्रा स्टेट सेल भी कहते हैं। अगर आपने यूपी का बंदा है और आपने यूपी वाले को ही माल बेचा है, दिल्ली वाला टैक्स पेयर है, आउटवर्ड सप्लायर, उसने दिल्ली वाले को सामान बेचा है, हम उसकी बात करते हैं। तो इंट्रा स्टेट सेल या सेम स्टेट में सेल करने पर आपको 2 टैक्स देने पड़ेंगे, CGST प्लस SGST। इसके बारे में हम लोग आराम से डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, CGST क्या होती है, SGST क्या होती है। तो जब आप इंट्रा स्टेट सेल करोगे तो आपको 2 टैक्स तो देने हैं, CGST एंड SGST। जितना SGST होगा सेम अमाउंट CGST होगा। क्लियर? बैंड दिया गया है, रेट का बैंड 0 to 2% दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। वो चाहे तो अपने SGST को 0 to 2 के अंदर वैरी कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों बराबर है। नॉर्मल केस में अगर ये 10% है तो ये भी मान लेंगे 10% हो सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इस बारे में नहीं आ रहे, हम इसको भरने की बात कर रहे हैं। तो आप अगर सेम स्टेट में सेल करते हो, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, तो आपने जो टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है तो CGST के कॉलम में CGST की अमाउंट और SGST के कॉलम में SGST की अमाउंट भरेंगे। तब आप IGST पे मत चले जाना, तब आप IGST पे मत चले जाना, और ना एडिशनल टैक्स पे जाना, दोनों कॉलम छूटे हुए लास्ट। लेकिन अगर आप सेम स्टेट में नहीं हो, अदर स्टेट में सामान सेल करते हो, जिसको हम टेक्निकली इंटर स्टेट सेल्स का नाम देते हैं। इंटर स्टेट, दिल्ली के बंदे ने यूपी, दिल्ली के बंदे ने राजस्थान के बंदे को सेल किया तो हम उसको कहेंगे इंटर स्टेट सेल। और इसके सेल के समय IGST प्लस एडिशनल टैक्स का कॉलम भरना पड़ेगा। मेरी बात ढंग से समझिए। IGST इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स चूंकि अभी मैं मॉडल GST आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मॉडल GST, दिस इज नॉट फाइनल, बट यस थोड़ा प्लस या माइनस होगा, वो बाद में जब एक्चुअल फ्रेम होकर के आएगा तो उस समय हम उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेम होकर के आएगा इसका मतलब ये नहीं कि तब तक हम लोग आंख बंद करके बैठे रहें। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स बिफोर दैट। ओके, तो IGST एंड एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स के बारे में अभी डिसीजन नहीं हुआ है, जब आएगा तो उस समय देख लिया जाएगा कि एडिशनल टैक्स के बारे में क्या है, जैसा होगा उस समय देखा जाएगा। फिलहाल IGST का कॉलम आपको भरना पड़ेगा अगर आपने इंटर स्टेट सेल की है तो। इज इट क्लियर? तो हमने कॉलम भर लिया IGST, CGST एंड SGST, जिसमें रेट अमाउंट, रेट अमाउंट, रेट अमाउंट और एडिशनल टैक्स, रेट और अमाउंट अपने आप आ जाएगा। और उसके आगे जरा देखें, लिखा हुआ है POS, आप रेट भरेंगे अमाउंट अपने आप आएगा, आप रेट भरेंगे अमाउंट की टैक्सेबल वैल्यू आपने भर दी, टैक्सेबल वैल्यू के बाद रेट भरा, ऑटोमेटिक रेट भरा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, रेट भरा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? अच्छा,
इसके बाद आता है आपका एडिशनल टैक्स, उसके बाद आएगा पीओएस। पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं ओनली डिफरेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी पीओएस भरने के लिए, पीओएस भरने के लिए, पीओएस भरने के लिए देखिए सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट पेज नंबर लास्ट जो है आपका GSTR1, उसके भी नीचे दिया हुआ है पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, स्टेट कोड टू बी मेंशन्ड। यानी यहाँ पीओएस में हम स्टेट कोड को मेंशन करेंगे, आप वहाँ पर लिख दें सी लास्ट वर्ड, यहाँ सी लास्ट सेंटेंस, ताकि आपको हमेशा याद रहे पीओएस का मतलब क्या है। पीओएस का मतलब प्लेस ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाईज। तो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जिस स्टेट में आपने सप्लाई दी है, चाहे सर्विसेज की चाहे गुड्स की, उस स्टेट का कोड यहाँ मेंशन कर देना। क्यों 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 क्योंकि आपस में ये लोग निपटेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा एक दूसरे को शेयर करने के लिए निपटेंगे। तो जिस स्टेट का नाम कोड करेंगे उस स्टेट में ये इंफॉर्मेशन अपने आप पहुंच जाएगी जी। तो स्टेट का कोड डालना पड़ेगा। और दूसरा इंडिकेट इफ सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। तो अभी हमने इसके बारे में चूंकि आपको खास नहीं बताया, तो अभी मैं इस कॉलम को छोड़ देता हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को जी। आपका कॉलम नंबर 5 मैंने पूरा करवा दिया। कॉलम जो आपका पॉइंट नंबर 5 था वो मैंने पूरा करवाया। पॉइंट नंबर 5 में मैंने कहा आपने जो आउटवर्ड सप्लाईज की हैं उसमें सबसे पहले जिस बिजनेस टू बिजनेस GSTIN नंबर लिखेंगे या UIN नंबर लिखेंगे। उसके बाद इनवॉइस की नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस का जो आपने गुड्स बेचा है उसका HSN कोड या SAC सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। और जब भी आप सर्विसेज अकाउंटिंग कोड लिखेंगे उसके पहले आप प्रीफिक्स कर देंगे S का। इज इट क्लियर? क्योंकि सर्विसेज अकाउंटिंग कोड पर HSN कोड नहीं लगता, सर्विसेज के लिए कोड अलग बने हुए हैं। सर्विसेज के लिए जो कोड बना है उसके पहले आप S लिख देंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू आर जस्ट कोटिंग द सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। अच्छा, जैसे ही आपने HSN या SAC डाला उसके बाद आपका टैक्सेबल वैल्यू डालना है। टैक्सेबल वैल्यू आपने जैसे ही डाला रेट्स के हिसाब से अमाउंट अपने आप CGST में, CGST में, SGST में, IGST में ऑटोमेटिक आ जाएगा, एडिशनल टैक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनल टैक्स के लिए मैंने बता दिया, ये मॉडल GST मैं आपको बता रहा हूँ। तो बट ऑब्वियस है जैसे ही फाइनल होगा एडिशनल टैक्स के बारे में वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, जब आप टैक्स भर लेंगे उसके बाद लास्ट में 2 कॉलम और दिए, POS प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जिस स्टेट में आपने सप्लाई की है उस स्टेट का कोड लिखना पड़ेगा। और लास्टली रिवर्स चार्ज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ खास डिस्कस नहीं किया है। दैट इज़ द कंप्लीशन ऑफ पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक बिजनेस टू बिजनेस के बारे में देखा, अब जरा बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बिजनेस टू कंज्यूमर 2 पार्ट में बांटे जाएंगे, एक बड़ा कंज्यूमर, एक छोटा कंज्यूमर। अरे भाई, बड़ा कंज्यूमर वो जिसको हमने 2.5 लाख से अधिक का माल बेचा है, जिसको हमने 2.5 लाख से अधिक का सामान बेचा है। अब जरा ढंग से सुनेंगे, पॉइंट नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, क्या लिखा है? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज। टैक्सेबल है, बात तो सही है। तो सर यहाँ पर आप कहीं भी एग्जेम्प्टेड सेल की बात नहीं बता रहे। जब आप पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे थे तो टैक्सेबल, पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहे हैं तो टैक्सेबल, पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्ड आएगा टैक्सेबल। हाँ जी, लेकिन आप जरा पॉइंट नंबर 10 देख लें, आपका डाउट दूर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, निल रेट ऑफ ड्यूटी, यानी टैक्सेबल है लेकिन निल रेट से टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड गुड्स, जिस पर टैक्स लगा है लेकिन सामान एग्जेम्प्टेड है, टैक्स नहीं देना, तो जिस पर टैक्स नहीं देना है या नॉन GST गुड्स, उसके बारे में आपको पॉइंट नंबर 10 में लिखना है। 10 का दम, 10 का दम, यानी अगर निल रेटेड गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है या नॉन GST गुड्स हैं, उनकी आपने सप्लाई की है, तो यू हैव टू फिल कॉलम नंबर 10। जब कॉलम नंबर 10 आएगा तो हम लोग निल रेट, एग्जेम्प्टेड गुड्स या नॉन GST गुड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी अब तो पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 एंड 7 मैंने कहा एक साथ समझना। बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू कंज्यूमर, अंडरलाइन कर लेंगे, वर्ड मैंने यूज किया कंज्यूमर।
वेयर प्लेस ऑफ सप्लाईज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, यानी कि एक प्रदेश से सामान, एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, और वो भी बिजनेस टू बिजनेस सेल नहीं हो रहा, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल हो रहा है। और जब कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है ना, उसका जीएसटी नंबर नहीं होता। अगर कोई कंज्यूमर मेरे पास सामान खरीदने आए मुझसे, टीवी, मैं टीवी बेचने का काम करता हूँ, और बोलो मैं टीवी बेचता हूँ, वो कहता है मुझे ये टीवी खरीदनी है, उसने कहा कितने की, मैंने कहा 3 लाख रुपए की टीवी है। अब वो है तो कंज्यूमर, भाई वो तनख्वाह पाता है, उसका जीएसटी से क्या लेना देना, और वो तनख्वाह पाता है, जीएसटी थोड़ी रजिस्टर करवाएगा अपने आप को जी। तो अगर वो कंज्यूमर मेरे पास आता है, मैं कहूँगा अपना जीएसटी नंबर तो लिखना पड़ेगा, वो कहेगा ठेंगा, टीवी नहीं लूँगा, चला जाएगा दूसरे के यहाँ। तो भैया उसको मैं टीवी बेचूंगा और उसका जीएसटी नंबर नहीं लूँगा, लेकिन डरा ढंग से देखना। तो यहाँ पर हम केवल उन्हीं कंज्यूमर की बात करेंगे जो बड़ी वैल्यू का सामान खरीदते हैं, 2.5 लाख से अधिक का सामान, जिसकी इनवॉइस की वैल्यू, वो मुझसे 10 टीवियाँ खरीदता है, 8 टीवी खरीदता है, और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख क्रॉस कर जाती है, 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा, तो उसके लिए, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इसका मतलब अगर कोई कंज्यूमर आता है 2.5 लाख से कम का सामान खरीदता है, कॉलम नंबर 7। इसका मतलब अगर कोई कंज्यूमर आता है और उसी स्टेट का है, तो पॉइंट नंबर 7। यानी जो पॉइंट नंबर 6 है वो केवल बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसा कंज्यूमर जो किसी दूसरे स्टेट से आया है और 2.5 लाख से अधिक का बिल बनवाता है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर 7, उसको छोड़ करके बाकी लोग, यानी एक छोटा कंज्यूमर आया, कहता है हमको 50 चॉकलेट दे दो, चलो 2 कैमरा दे दो, 25-50 हज़ार, 1 लाख का सामान खरीद करके जा रहा है, उसकी बात कर रहा है पॉइंट नंबर 7, चाहे उसी स्टेट का हो चाहे वो दूसरे स्टेट का हो। इज इट क्लियर? तो पॉइंट नंबर 6 दूसरे स्टेट से आने वाला बड़ा कंज्यूमर, पॉइंट नंबर 7 सेम स्टेट का या दूसरे स्टेट से आने वाला छोटा कंज्यूमर। बात समझ में आ गई होगी। हम उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरने वाले हैं। ऊपर जो पॉइंट नंबर 5 में मैंने भरा था वो बिजनेस टू बिजनेस के बारे में भरा था। अब वही सेम चीज़ें बिजनेस टू कंज्यूमर 2.5 लाख से अधिक। अब 2.5 लाख से अधिक है तो भाई हमको ये तो बताना पड़ेगा दूसरे स्टेट में माल गया है तो किस स्टेट में माल गया है, स्टेट कोड लिखना पड़ेगा, सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ यार, इनवॉइस की डिटेल जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस का वैल्यू, HSN नंबर और टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद जब सामान दूसरे स्टेट में गया है तो सर CGST और SGST का क्या करेंगे? दूसरे स्टेट में है तो IGST और एडिशनल टैक्स देखो ना है, ठीक है ना। और POS क्योंकि इंटर स्टेट सेल है, जिस स्टेट का है उसका स्टेट कोड मेंटेन करना पड़ेगा। चलो इसी तरह पॉइंट नंबर 7 बिजनेस टू कंज्यूमर, ऊपर वाले को छोड़ दो, 2.5 लाख से अधिक का नहीं है, 2.5 लाख से कम है और दूसरे स्टेट का है या उसी स्टेट का है तो हम लोग को पॉइंट नंबर 7 भरना पड़ेगा अदर देन 6 अबव। पहला है HSN या SSC, जो सामान आप बेच रहे हो उसका HSN क्या है, ठीक है, स्टेट कोड क्या है, अच्छा, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू क्या है, बाकी सारी चीजें। एग्रीगेट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, आ गया नई चीज, एग्रीगेट। एग्रीगेट सरकार कहती है छोड़ो ये छोटे मोटे लोगों को, अगर हमने 1000 लोगों को माल बेचा है तो 200 लोग ऐसे होंगे जो बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदते होंगे, जिनके में हेरा फेरी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनको पकड़ो। अब बेचारा जो 10,000, 5,000, 8,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का माल खरीद रहा है, उसके पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो करके? अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने शुरू में भी बोला था। ये पॉइंट नंबर 7 है आपके लिए। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, और जो बड़ा प्लेयर है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सारा काम आपका, ठीक है ना। चलो, और काफ़ी काम हल्का भी करने जा रहा है ये आप लोग का, जरा देखिए। अब इसमें CGST, IGST भी आएगा, CGST भी आएगा, SGST भी आएगा, क्योंकि सेम स्टेट और दूसरे स्टेट की भी डिटेल, छोटे कंज्यूमर की डिटेल एक साथ लिख करके झंझट खत्म करो। अलग अलग कॉलम मत बनाओ, छोटे लोगों का सबका कॉलम एक में बना करके डाल दो, और वो भी एग्रीगेट डालना है। मेरी बात समझें, 900 कस्टमर, 800, 1000 में से 200 कस्टमर का ऊपर डिटेल लिख लिया, 800 कस्टमर का टोटल वैल्यू एक साथ लिख दो। ये नहीं मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z, मिस्टर P, मिस्टर Q, मिस्टर R, मिस्टर S, नॉट एट ऑल। बात समझ में आई? जी सर, ये भी बात समझ में पॉइंट नंबर 7 आ गई। अगर आपको पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7
ढंग से फिलअप करने आ गया तो अब पॉइंट नंबर 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12, 13 में दिक्कत नहीं आने वाली। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है सर जी? पॉइंट नंबर 8 कहता है डिटेल्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट्स। हाँ, होता क्या है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, इनवॉइस बनाते समय, इनवॉइस तो मैंने बनाई, या कमिटमेंट किसी और प्राइस पर हुआ हो, कुछ और गया, या स्कीम्स होती हैं 10 पेटियां बेच लो तो आपको 1 पेटी फ्री मिलेगी, होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, या पोस्ट सेल डिस्काउंट, आप इतना सामान बेच लो तो आपको हम इतना डिस्काउंट देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, जब आप इतना बेच लोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। अरे ये सब चीज़ें भी तो एडजस्ट होंगी, हम अपनी जेब से टैक्स देंगे क्या? नहीं सर, आप अपनी जेब से क्यों देंगे? अगर मैंने अपनी सेल वैल्यू को कम या ज़्यादा किया है तो उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी पॉइंट नंबर 8 में, डिटेल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। लेकिन ध्यान रहे, जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा पॉइंट नंबर 8 में आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, डिटेल्स ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट नोट। ये वो डिटेल्स हैं, ये वो डिटेल्स हैं डेबिट और क्रेडिट नोट्स की जो सप्लायर बनाता है। यानी मैं, आपने हमको माल बेचा, आपने जितने डेबिट और क्रेडिट नोट बनाए होंगे आज तक, आपने जितने डेबिट और क्रेडिट, यू आर अ सेलर, आप माल बेचने का काम करते हो, तो आपने जितने भी पूरे महीने में डेबिट और क्रेडिट नोट्स बनाए उनकी डिटेल यहां डालो। बट ऑब्वियस है, बिना इनवॉइस नंबर वगैरह डिटेल्स के तो होगा नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा आप ये डेबिट और क्रेडिट नोट किस इनवॉइस के तहत बना रहे हैं, और रिवाइज वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू वहां डाली हुई है, रिवाइज वैल्यू क्या है आपकी, और उसकी डिफरेंशियल वैल्यू कितनी आ गई, टैक्स बढ़ा है या टैक्स घटा हुआ, आप इसमें डिटेल्स भर देंगे, चाहे वो सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, या सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, या आईजीएसटी हो, आपको तीनों या एडिशनल टैक्स हो, आपको वो डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, डेबिट नोट्स की अलग और क्रेडिट नोट्स की अलग। ये था आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, मैंने थोड़ी देर पहले बोला डेबिट और क्रेडिट नोट ठीक है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो, बात सही है इनवॉइस में, वो गलतियों का सुधार कैसे होगा? पॉइंट नंबर 9, गलती हुई जनवरी में, गलती मिली मार्च में, जनवरी का रिटर्न भर दिया, अब मार्च में कैसे सही करें? अब मार्च में सही करने के लिए आपका पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 1 था आपका जीएसटी नंबर, पॉइंट नंबर 2 था आपका नाम, ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड हो जाता है, फिलअप हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 आपको मैंने कहा प्रीवियस ईयर की आपको सेल टर्नओवर दिखनी पड़ेगी पहले साल, बाकी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 आउटवर्ड सप्लाईज आपको भरनी पड़ती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, चाहे सेम स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो। पॉइंट नंबर 6 एंड 7 मैंने बताया बिजनेस टू कंज्यूमर। 6 में आपको बताया कि बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता है, ऐसे कंज्यूमर जो ज़्यादा वैल्यू का, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, 2.5 लाख से अधिक इनवॉइस वैल्यू का सामान खरीदते हैं, और वो भी दूसरे स्टेट से उनका। पॉइंट नंबर 7 में दूसरे स्टेट का हो या किसी भी स्टेट का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। पॉइंट नंबर 7 में छोटे लोगों को एग्रीगेट वैल्यू डाल दी जाती है, टोटल मिला करके, उनको बांटा नहीं जाता, उनका अलग अलग डिटेल नहीं दिया जाता। पॉइंट नंबर 8 में मैंने डिटेल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट्स के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 9 मैंने मिस्टेक्स बताई, अगर आपकी किसी अर्लियर पीरियड में किसी इनवॉइस में गलती हुई है तो उसको सुधारना, आपको इस महीने गलती मिली है तो सुधारो ना, पिछले महीनों की गलती को सुधारने के लिए आपके लिए है पॉइंट नंबर 9, अमेंडमेंट इन द इनवॉइसेज ऑफ अर्लियर पीरियड। जी, तो सारी सुधार लेंगे, वही इनवॉइस का जब जब नाम आएगा आपके सामने वो 4 चीज़ें आएंगी। रिवाइज इनवॉइस कौन सी है, रिवाइज इनवॉइस का नंबर क्या था, ओरिजिनल वाला, और डेट क्या थी। जैसे ही आप उसको भरेंगे उसकी डिटेल कंपनी वहाँ पर ओरिजिनली तो मालूम ही है कंप्यूटर को कि आपने उस डेट में कौन सी नंबर का इनवॉइस भरा था और किस डेट में कितना भरा था, वो तो मालूम ही है। अब आपको इसमें रिवाइज डिटेल लिखनी है, पुरानी डिटेल्स को मारिए गोली। ड्यूअलिटी ऑफ वर्क को ख़त्म किया गया है, एक ही चीज़ को 4 बार लिखना नहीं है, एक चीज़ का एक बार आपने कॉलम भर दिया ना, वो चीज़ अपने आप वहाँ से पिक करेगा। कंप्यूटर का ज़माना है भाई, डिजिटल बनो, काम को थोड़ा कम करो। तो रिवाइज्ड इनवॉइस, जब भी इनवॉइस की बात आएगी, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट, HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद वो अपने आप टैक्स रेट के हिसाब से क्या कर लेगा, रेट्स के हिसाब से अपना अमाउंट निकाल लेगा। जी, पॉइंट नंबर 10 मैंने बीच में आपको बताया, निल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या फिर
नील रेट है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी गुड्स है, उसके लिए आपको भरना पड़ेगा पॉइंट नंबर 10। खत्म होने वाला है, जीएसटीआर 1 इज गोइंग टू बी ओवर। पॉइंट नंबर 10 आपको भरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बात तो समझ में आई होगी, क्लियर? अच्छा, लेकिन कभी कभी होता क्या है सप्लायर, मैंने उस समय कहा था कि जब आएगा पॉइंट नंबर 10 तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए अगर आपने पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में एंट्रीज कर दी, मना नहीं है, ऑप्शनल है 10, लेकिन पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 में चूंकि टैक्सेबल वर्ड लिखा था, टैक्सेबल वर्ड लिखा था, टैक्सेबल वर्ड लिखा था, शुरुआत ही वहीं से हो रही थी, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तो हम लोगों ने नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड को छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं बताता हूं, वहां टैक्सेबल में भी अगर आपने जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड अगर वहां कोट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप कोट कर सकते हैं तो आप कर लो। लेकिन आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट नंबर 10, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी गुड्स। अगर आपने एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड वहां कोट कर दिया है ऊपर पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में, तो अब आपको यहां पर केवल नॉन जीएसटी गुड्स के बारे में डिटेल भरनी पड़ेगी, केवल और केवल नॉन जीएसटी गुड्स का कॉलम का डिटेल भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। सप्लाईज एक्सपोर्टेड इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट। हो सकता है आपने सामान इंटर स्टेट ना दिया हो, अपने स्टेट में ना बेचा, हो सकता है आपने सामान किसी दूसरे देश में सप्लाई कर दिया, एक्सपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट, डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स या डीम्ड एक्सपोर्ट, ऐसे एक्सपोर्ट जिनको मान लिया जाए कि एक्सपोर्ट हो गया, तो सप्लाईज एक्सपोर्टेड या इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्टेड। अब उसमें जीएसटी के पेमेंट के साथ या नॉन जीएसटी के पेमेंट के साथ, जीएसटी के पेमेंट के साथ या जीएसटी के बिना पेमेंट किए हुए, वो आप सारी डिटेल भरेंगे। लेकिन हाँ, जब आप सामान एक्सपोर्ट करते हो तो आपको शिपिंग बिल भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? मैंने बोला शिपिंग बिल भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? शिपिंग बिल भरना पड़ता है। तो इनवॉइस की सारी डिटेल जो मैंने कहा अपने आप 4 से 5 कॉलम आ जाएंगे। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस की वैल्यू, HSN कोड या SAC कोड या फिर टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद आप शिपिंग बिल का डिटेल भरेंगे, किस शिपिंग बिल, बिल्टी वगैरह के थ्रू आपने सामान भेजा था। उसके बाद IGST, CGST और SGST का कॉलम भरना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए पॉइंट नंबर आपका 11 था। 12 की बात करते हैं और 13 की बात करते हैं। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद हम लोग का GSTR 1 ओवर। सोचें, इतनी टेंशन चल रही है GST को लेकर, लेकिन आपने आज GSTR 1 को भरना सीख लिया। इज इट क्लियर? मैं अगर बोलूं पॉइंट नंबर 12 एडवांस, पॉइंट नंबर 13 एडवांस, 10 नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST गुड्स सप्लाईज, 11 नॉन रेसिडेंट मीन्स फॉरेन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना, 12 एंड 13 एडवांस की बात आती है। 12 एंड 13 एडवांसेस को एडजस्ट करने की बात आती है। अब जरा देखें, एडवांस इस पीरियड का है तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस अगेंस्ट अ सप्लाई टू बी मेड इन फ्यूचर। एडवांस मुझे इस महीने मिला, जिस महीने का हम ये बना रहे हैं, जो आप पॉइंट नंबर 1, 2 देख रहे थे, अगर उस महीने का एडवांस है, जरा ढंग से देखेंगे, जो मैंने पेज नंबर वहाँ पर लिखा था ना, पीरियड, मंथ और ईयर, पॉइंट नंबर 4 में, अगर इस पीरियड का एडवांस है तो आपको कॉलम नंबर 12 भरना पड़ेगा, कॉलम नंबर 12 फिलअप करना पड़ेगा। और कॉलम नंबर 12 कहता है कि अगर इस ड्यूरेशन में, इस महीने में आपको एडवांस मिला है। एडवांस मिला है क्यों? क्योंकि आप उसकी सेल करोगे नेक्स्ट मंथ में, उसकी सेल करोगे नेक्स्ट मंथ में। अगर मैं ये बोलूँ मुझे एडवांस इसी महीने मिला और मैंने इसी महीने सप्लाई कर दी, भैया मत भरना इसको, वो आपने 5, 6, 7 में ऑटोमेटिक फुलफिल कर लिया है, वो एडवांस नहीं है। यहाँ वो एडवांस की बात हो रही है जो मिला तो इस महीने है लेकिन अभी सप्लाई नहीं हुई है। मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में उस एडवांसेस की बात कर रहा हूँ जो मिल तो गया है लेकिन सप्लाई नहीं हुई है। उसके लिए आपको कॉलम नंबर, पॉइंट नंबर 12 को फिलअप करना पड़ेगा। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है, एडवांस मिला है, सेल हुआ नहीं है, सेल हुआ नहीं है तो इनवॉइस मैं कहाँ से लिखूँ? इनवॉइस की डिटेल मैं कैसे लिखूँगा? इनवॉइस की डिटेल मैं कैसे लिखूँ? जब बिल बना ही नहीं तो मैं कैसे लिखूँगा? तो यहाँ आपको लिखना है कितने रुपए का एडवांस मिला, सामान का कोड क्या है,
कितना टैक्स बनता है उस टैक्स की डिटेल, क्योंकि टैक्स तो आपको देना पड़ेगा जी। तो आपको जो मिला है एडवांस उस सामान की जीएसटीएन जिससे मिला है, जीएसटीएन नंबर, स्टेट कोड, एचएसएन और एसएससी नंबर, एडवांस का अमाउंट कितना मिला है उसका अपने आप सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी का डिटेल, एडिशनल टैक्स का डिटेल अपने आप आ जाएगा। यानी आपको इतना टैक्स अब पे करना है। अगर आपने टैक्स पे कर दिया और अगले महीने सामान बेचा, तो जब आपने अगले महीने सामान बेचा तो इनवॉइस तो अगले महीने रेज होगा। अब आप पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में आप सेल दिखाओगे तो सर एडवांस के समय हमने टैक्स पे कर दिया, अब जब बिल बना रहे हैं तो 5, 6, 7 में फिर से टैक्स बन गया, दो बार टैक्स ना। जिस चीज़ पर आप ऑलरेडी एडवांस के समय टैक्स दे चुके हैं और पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में आपने कवर कर लिया है, फिर से पिछले ये जनवरी का महीना, जनवरी में मुझे 2 लाख रुपए एडवांस मिला, मैंने कॉलम नंबर 12 भर दिया। फरवरी का महीना आया, मैं फरवरी में फिर ये भर रहा हूँ। और जो 2 लाख रुपए मिला था उसका मैंने इस महीने सेल कर डाला, इनवॉइस बना डाला, तो उस 2 लाख रुपए पर जो मैं टैक्स दे चुका हूँ उसका एडजस्टमेंट चाहिए नहीं सर। उसके लिए पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 इज देयर टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ advances for future supplies, but now it is not a future supply has already been made in this month. Advance was received in the last month, and as and when the advances was received, we have made the payment of tax. If we made the payment of tax, now it is a need to do the adjustment of that advance payment of tax in the current month of February. तो उसके लिए there is a column number 13. तो कॉलम नंबर 13 में जा करके आप उस एडजस्टमेंट को भरिए। अब कॉलम नंबर 13 में आपके पास इनवॉइस है, एडवांस जब आपने दिया, आपने जब कॉलम नंबर 12 बनाया, एडवांस का डिटेल क्लिक किया नहीं कि एक आईडी आपके सामने आ जाएगी और हर एक एडवांस के साथ एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी, हर एक एडवांस के साथ एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी। और अब नए इनवॉइस नंबर को आप लिखेंगे, तुरंत वो पीछे से इनवॉइस नंबर उठा लेगा जो आपने 5, 6, 7 में भरा है, और तुरंत उस आईडी को डालेंगे जो यहाँ पर आईडी पिछले महीने जनरेट हुई थी कॉलम नंबर 12 में, वो कॉलम नंबर 13 में आप लिखेंगे वो आईडी। जैसे ही आपने वो आईडी लिखी, दोनों अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, उतना नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट होकर के बाहर आएगा। तो क्या बोला इसने पॉइंट नंबर 13 ने, जरा वो भी देख लेते हैं। टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड ऑन इनवॉइसेस इश्यूड इन द करंट पीरियड। है तो एडवांस पिछले पीरियड का, लेकिन इनवॉइस इस पीरियड में जा रही है, और इनवॉइस का जब नाम आएगा तो आप इनवॉइस नंबर डालेंगे, वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे एडवांस के समय वाली जो जनरेट हुई थी कॉलम नंबर 12 में, अपने आप सारी चीज़ें लेना शुरू कर देगा, अपने आप, क्योंकि वहाँ पर आईडी जनरेट हुई थी, आईडी आपने डाली नहीं, सारा अमाउंट अपने आप सामने रख करके फेंक देगा और माइनस करके आपकी टैक्स लायबिलिटी टैक्स डिटेल्स बता देगा। अब यहाँ टैक्स लायबिलिटी चूँकि नहीं आई है, वो हम लोग मंथली रिटर्न्स में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने जो आज स्टडी की वो GSTR 1 के बारे में डिस्कस की। होप सो कि आपको मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा बेसिकली ये GSTR 1 भरते कैसे हैं और ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा। मीन्स आप रिटर्न भरते समय बड़े घबरा जाते हैं, तो प्लेनली मैंने ये लेक्चर इसलिए दिया है ताकि एक लेमैन बंदा भी अगर बैठे तो उसको समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ रिटर्न, व्हाट आर GST रिटर्न्स। तो GSTR 1 आज हम लोगों ने ओवर किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग GSTR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी चीज़ें देखेंगे। बुक्स को कैसे मेंटेन करेंगे, बुक्स को कैसे मेंटेन करेंगे आप एज अ बिजनेसमैन, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि आप बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल ताकि आप निश्चिंत रहें। थैंक यू, धन्यवाद।